हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। आप सभी का यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 12 का जीव विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उस पार्ट को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। जितना आपको टाइम मिलता है, अधिक से अधिक आप स्टडी को टाइम दें ताकि आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, अच्छी प्रतिशत बन सकें। आपकी जो जीवन की नींव है वो नींव अच्छी और मजबूती से भरी जा सके, ताकि इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी, मतलब आगे का आपका जो भी टारगेट है, जो लक्ष्य है, आप उसमें अच्छा अचीव कर सकें। अपने जो ड्रीम है आप उनको पूरा कर सकें। इसलिए बहुत कम टाइम बचा है, बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हो चुके हैं। लेकिन आप चूँकि आप विज्ञान संकाय से है, तो आपके जो पहला पेपर है वो 20 मार्च को होने वाला है। तो आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें, तैयारी जारी रखें। प्रत्येक विषय की वेटेज, पाठों का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। तो आज हम इस क्लास के अंदर जो जीव विज्ञान का सेकंड चैप्टर है उसका रिवीजन करते हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ बात की थी। अलैंगिक जनन का मतलब एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, और लैंगिक जनन का मतलब है दो विपरीत लिंगी जीव, नर और मादा, मिलकर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अंदर जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और जो जंतु है, उच्च वर्गीय जो जंतु है जैसे मनुष्य भी उसमें आता है, तो उसमें भी सुविकसित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, उनमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, और एक प्रोसेस के तहत नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और नई संतान उत्पन्न होती है। तो इस पाठ के अंदर हम पादपों के अंदर लैंगिक जनन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन की बात करेंगे। तो देखिए, जब पुष्पीय पौधों की बात करते हैं तो पुष्पीय पौधों के अंदर जो पुष्प है, लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार जो संरचना होती है, या पुष्पीय पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो पुष्प के अंदर संपन्न होती है। पुष्प पौधे का एक आकर्षक भाग होता है, आकर्षक अंग होता है, और ये जो पुष्प है जिसको इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है, ये रूपांतरित प्ररोह होता है। जो बीज से जब पौधे का निर्माण होता है तो प्ररोह का निर्माण होता है, और जो प्ररोह है ये आगे जाकर रूपांतरित होकर, मॉडिफिकेशन होकर किसका निर्माण करता है? पुष्प का निर्माण करता है। तो इस प्रकार पुष्प लैंगिक जनन के लिए जिम्मेदार संरचना होती है। अब पुष्प की संरचना के बारे में बात करें, रिवीजन क्लास के अंदर थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में जो जो चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लेने का प्रयास करेंगे। तो ये जो संरचना बनी हुई है ये एक पुष्प की संरचना है। सामान्यतः पुष्प को दो भागों में बांटा जाता है। इसके आवश्यक भाग होते हैं और सहायक भाग भी होते हैं। आवश्यक भाग का मतलब है ये भाग पौधे के अंदर होना जरूरी है, इनका होना आवश्यक है, और सहायक भाग है ये उस पौधे के अंदर जो आवश्यक भाग होते हैं, जो जनन से संबंधित भाग होते हैं, उनको सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। आवश्यक भाग को हम जनन भाग भी कह सकते हैं। आवश्यक भाग का मतलब जनन भाग। अब देखो, इसमें हम आवश्यक भाग और सहायक भाग की बात करते हैं तो आवश्यक भाग है इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, और सहायक भाग है इसके अंदर भी दो भाग पाए जाते हैं। तो देखिए, सहायक की बात करते हैं तो ये जो बाह्य दल है और ये जो दल है, ये दोनों सहायक भाग के अंदर आते हैं। ये इससे अंदर जो आवश्यक भाग है जनन से रिलेटेड, उसमें ये नर भाग है पुंकेसर, ये मादा भाग है जिसको मिस्त्री केसर कहते हैं। नर और मादा ये जो दोनों आवश्यक भाग है, इनकी सहायता, इनके हेल्प करने का कार्य सहायक भागों के द्वारा किया जाता है, जो कि बाह्य दल और दल होते हैं। अब बाह्य दल और दल, ये यदि हम बाहर से अंदर की ओर बात करें तो सबसे बाहर बाह्य दल, उससे अंदर दल, फिर पुमंग और जायांग, चारों इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दल और दल ये पुष्प में परागण के लिए कीटों को सामान्यतः आकर्षित करने का कार्य करते हैं, और इसके अंदर जो जनन पार्ट है, इनकी सुरक्षा का कार्य भी इनका रहता है। ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं है। जैसे ही परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, पराग नलिका का निर्माण होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद में बाह्य दल और दल ये नीचे गिर जाते हैं, सूख कर नीचे गिर जाते हैं। एक पुष्प के अंदर जितने बाह्य दल होते हैं, इन सबको मिलाकर बाह्य दल पुंज कहा जाता है, एक समूह कहा जाता है जिसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। एक पुष्प के अंदर मान लो 4 या 5 बाह्य दल है तो सबको मिलाकर बाह्य दल पुंज कहेंगे, और जितने भी दल होते हैं इन सबको मिलाकर दल पुंज कहा जाता है।
बाह्य दल को अंकुड़ी कहा जाता है और दल को पंखुड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आवश्यक भाग है, आवश्यक भाग में सबसे पहले बात करते हैं पुमंग। पुमंग का मतलब होता है, पुमंग एक पुष्प के अंदर जितने भी जो नर भाग होते हैं उन सबको मिलाकर पुमंग कहते हैं। पुमंग की जो इकाई होती है उसको पुंकेसर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है पुष्प के अंदर जो नर जनन से संबंधित जो भाग होता है उसी को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर की सामान्य संरचना के बारे में बात करें तो एक तंतुनुमा संरचना होती है, इसको पुतंतु कहा जाता है। और पुतंतु और परागकोश के बीच में कनेक्टिव टिश्यू योजी पाया जाता है और परागकोश होता है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये क्या है, परागकोश होता है। सामान्यतः यह द्विपालीवत होता है, एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इस तरह से द्विपालीवत और 4 कोष्ठीय संरचना होती है। ये जो परागकोश है, परागकोश को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इसके अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी, इसकी हम संरचना के बारे में अभी बात करेंगे। तो इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है या नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो दूसरा आवश्यक भाग है जायांग। जायांग जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ये पुष्प का मादा जनन भाग होता है। सभी स्त्री केसर को मिलाकर तो हम कहेंगे जायांग, और जायांग की जो इकाई होती है उसको स्त्री केसर कहा जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मादा जनन भाग है उसी को स्त्री केसर या जायांग कहा जाता है। अब ये जो स्त्री केसर है इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जिस तरह से पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं उसी तरह से स्त्री केसर के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, फिर पाइप नुमा भाग वर्तिका, और सबसे नीचे ये जो घड़े के नुमा संरचना है इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय के अंदर अंडक पाए जाते हैं, अंडक के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। जैसे ये अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर ये क्या है, ये अंडक है। एक है तो इसको एक अंडपी कहा जाता है, यदि 2 अंड पाए जाते हैं तो इसको द्विअंडपी कहा जाता है। और अंडक के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। ये अंडक के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें बीजांड की व्यवस्था होती है। जो ये बीजांड होता है इस बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। मतलब इसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है या इसमें मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। जो परागकोश है, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है और बीजांड या गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब इसमें जो कोशिकाएं बाद में युग्मकों का निर्माण करेगी उसको प्रपशु कोशिका कहा जाता है या मात्र कोशिका कहा जाता है। अब इसमें लघु बीजाणुधानी है तो इसके अंदर जो प्रारंभिक कोशिका होती है इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। और इधर जो गुरु बीजाणुधानी है, इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो प्रारंभिक कोशिका होती है इसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। अब यहाँ पर गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो 2n होती है। अब इससे किसका निर्माण हो जाएगा, लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। ये लघु बीजाणु है, ये होता है n या अगुणित होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, मियोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सामान्य सी परिभाषा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। सेम बात यहाँ पर लिखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या हुआ, मियोसिस। इसमें हो गया मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। इस तरह से गुरु बीजाणु का जो निर्माण होगा इसको गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इस क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस तरह से ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसको मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर जो परागकोश है, इस परागकोश की बात करें तो परागकोश जैसे देखो सामान्यतः आपको द्विपालीवत दिख रहा है, 2 पालियां होती है। लेकिन मालवेसी कुल गुड़ल
आदि की बात करते हैं तो उसमें 2 पाली नहीं होती है, 1 पाली पाई जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 पालीवत जो परागकोश है वो किसमें पाए जाते हैं, तो मालवेसी कुल का उदाहरण है गुड़हल, उसमें 1 पालीवत परागकोश पाए जाते हैं। अब 1 पालीवत होते हैं तो उसमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 पालीवत है तो कितने 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 चैम्बर स्ट्रक्चर होती है। अब यदि हम इस लघु बीजाणुधानी या परागकोश की बात करते हैं तो यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देखिए परागकोश या लघु बीजाणुधानी, इसकी जो संरचना है इसमें 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर अधिचर्म पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। उससे अंदर की ओर एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम पाई जाती है। अंतस्थीसियम के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही मतलब आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करती है। जब परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण हो जाता है या जो लघु बीजाणु है उनका निर्माण हो जाता है, उस समय ये अंतस्थीसियम की कोशिकाएं क्या करती है, जल को आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करती है, जिससे परागकोश में क्या होता है, स्फुटन होता है और स्फुटन होने से परागकण या लघु बीजाणु वहां से मुक्त हो जाते हैं। इससे अंदर की बात करते हैं तो मध्य परत पाई जाती है और सबसे अंदर टेपिटम या पोषूतक पाया जाता है, जो इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है या लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य टेपिटम या पोषूतक के द्वारा किया जाता है। टेपिटम या पोषूतक के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका केंद्र एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। इस प्रकार देखो लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है। नर युग्मकोद्भिद जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया है उसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई और फिर समसूत्री विभाजन हुआ, इससे 4 जो नर युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है। जब ये 4 नर युग्मक है ये चिपके हुए रहते हैं, चतुष्फलकीय संरचना होती है। जब ये परागकोश में स्फुटन होगा, जब ये वहां से बिखर जाते हैं तब उसको परागकण कहा जाता है। अब ये जो परागकण है, परागकण की संरचना के बारे में बात करें तो 2 स्तर होते हैं, 2 लेयर होती है। बाहर की ओर होती है बाह्य चोल। बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यह बहुत ही सख्त आवरण होता है। प्रकृति के अंदर ऐसा कोई ज्ञात एंजाइम नहीं है जो इसका विघटन कर सके। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण यदि कभी जमीन में गिर जाते हैं तो लंबे समय तक ये संरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। बाह्य चोल तो हो गया स्पोरोपोलेनिन से मिलकर, अंतःचोल है वो पतली होती है, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। परागकण के अंदर 2 कोशिकाएं होती है, जनन कोशिका और कायी कोशिका। कायी कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका उसमें तैरती हुई पाई जाती है। कायी कोशिका का कार्य है पराग नली का निर्माण करना। जब परागण की क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर परागकणों में क्या होता है, अंकुरण होता है। तो परागकण का निर्माण हो गया, निर्माण से लेकर परागकण के अंकुरण तक की जो अवधि है उसको परागकण की जीवन अवधि कहा जाता है। और ये जीवन अवधि अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग होती है। जैसे धान का जो पौधा है, धान के पौधे के अंदर यह 30 मिनट की होती है, कुछ के अंदर कुछ महीनों तक की होती है। तो कायी कोशिका से पराग नली का निर्माण होगा। जनन कोशिका जो है ये पराग नली के अंदर प्रवेश करेगी और ये आगे पराग नली की आगे बढ़ती हुई बीजांड की ओर जाती है। जब ये आगे जाएगी तो आगे जाने के बाद में इसके अंदर जो जनन कोशिका है इसका जो केंद्रक है उसमें विभाजन होगा और 2 नर युग्मकों का निर्माण करेगा। सामान्यतः 60% जो आवर्तबीजी पौधे हैं उनमें परागकणों का स्फुटन इस 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। 2 कोशिकाएं कौन सी है, एक जनन कोशिका और दूसरी कायी कोशिका। लेकिन 40% जो पौधे होते हैं उसमें ये जो परागकण है इसका स्फुटन 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। मतलब एक तो कायी कोशिका और जनन कोशिका विभाजन होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये 2 कोशिकाएं और 1 कोशिका, ये इस प्रकार 3 कोशिकाएं हो जाती है। अब देखो पार्थेनियम के जो परागकण होते हैं वो एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, पार्थेनियम के परागकण कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, एलर्जी नामक रोग उत्पन्न करते हैं। और परागकणों को देखो जीवन अवधि के बारे में बात की, कुछ समय तक हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। यदि हम परागकणों को कृत्रिम रूप से संरक्षित रखना चाहें तो द्रव नाइट्रोजन का मतलब है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम परागकणों को कृत्रिम रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं अंडाशय की। अंडाशय
मतलब जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नीचे की ओर घड़ेनुमा जो भाग होता है इसको अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय के अंदर अंडक पाए जाते हैं, अंडक के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। जो बीजांड होता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। अब बीजांड जिस व्रंत के द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है उसको बीजांड व्रंत कहा जाता है। बीजांड जो व्रंत जुड़ा होता है वहां पर प्लेसंडा पाया जाता है, बीजांडासन पाया जाता है। बीजांड काय, जो बीजांड है उसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो उत्तक होता है, भरण उत्तक होता है, उसको बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड के एक द्वार की ओर, बीजांड की ओर एक छिद्र पाया जाता है जिसको बीजांड द्वार वाला सिरा कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत सिरे की ओर, विपरीत सिरा जो होता है उसको निभाग कहा जाता है। बीजांड के ऊपर 2 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, इनको अध्यावरण कहा जाता है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। इस तरह से ये सामान्य बीजांड की संरचना हो जाएगी। अब इस बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो गुरु बीजाणु है इसी को भ्रूण कोश कहा जाता है या फिर मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब ये मादा युग्मकोद्भिद की यदि हम बात करते हैं तो मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 7 प्रकार की कोशिकाएं होती है। मादा युग्मकोद्भिद है वो 7 कोशिकीय होता है। 7 इसमें कोशिकाएं होती है, 8 इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी है। कई बार ये सवाल भी बनता है कि जो मादा युग्मकोद्भिद है या जो भ्रूण कोश है उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति होती है। तो ये 7 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और 8 केंद्रकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है मादा युग्मकोद्भिद। बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास। तो देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसे गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान देखो, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर 4 कोशिकाएं बनती है। जो 4 कोशिकाएं बनती है इसमें से 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर आगे भ्रूण कोश का निर्माण करता है। चूंकि एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है इसलिए इस विकास को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। अब ये जो एक गुरु बीजाणु सक्रिय अवस्था में है यही आगे जाकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, इससे भ्रूण कोश का निर्माण होगा। अब देखो, एक गुरु बीजाणु है, ये एक गुरु बीजाणु है, ये इसका केंद्रक है। अब इस गुरु बीजाणु के अंदर केंद्रक विभाजन होता है। अब यहाँ पर एक केंद्रक था, केंद्रक में विभाजन हुआ, कोशिका द्वय विभाजन नहीं होता है, केंद्रक में विभाजन हुआ तो एक कोशिका में 2 केंद्रक हो गए, तो इस अवस्था को द्विकेंद्रक की अवस्था कहा जाता है। फिर इन केंद्रक में और विभाजन हुआ, यहाँ पर 1 से 2 हो गए, यहाँ पर भी 1 से 2 हो गए। कोशिका 1 है, केंद्र कितने हैं 4, तो इसको 4 केंद्र की अवस्था कहा जाता है। फिर और विभाजन हुआ, 2 से केंद्र कितने हुए 4, ये 4 केंद्रक और ये 4 केंद्रक, 4 और 4 केंद्र कितने हो गए 8, तो इसे कहेंगे 8 केंद्र की अवस्था। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 केंद्रक ऊपर है तो एक ऊपर का केंद्र बीच में आएगा, एक ये नीचे जो केंद्रक इसमें भी इसे भी बीच में आएगा। तो देखो, अब ये जो कोशिका है एक एक केंद्रक बीच में आ गया, ऊपर कितने केंद्रक बच गए 3, नीचे कितने केंद्रक बच गए 3 और बीच में केंद्र कितने हो गए 2। इस तरह से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्र नीचे, 2 केंद्रक बीच में आके फ्यूज हो जाते हैं और इससे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे ये जितने भी केंद्रक हैं इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण होने से यहाँ पर 3 कोशिकाएं बनती है, यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं बनती है और बीच में है वो द्वितीय केंद्रक बनता है। इस तरह से ये भ्रूण कोश बनता है। ऊपर की ओर, ऊपर का मतलब देखो, ऊपर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सिरा कौन सा है, निभाग वाला सिरा है। बीजांड की हमने बात की, ये निभाग वाला सिरा है, ये बीजांड द्वार वाला सिरा है। तो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती है, उसमें एक अंड कोशिका है, बाकी दोनों सहायक कोशिकाएं होती है। निषेचन में ये सहायता करेगी इसलिए इनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ये तीनों कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण का निर्माण करती है। निभागीय छिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती है, इनको प्रतिमुखी या एंटीपोडल या प्रतिव्यासत कोशिकाएं कहा जाता है। केंद्र में द्वितीय केंद्र पाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्रक फ्यूज हुए हैं, आपस में मिले हैं। ये सभी कोशिकाएं हैं वो n होती है, अगुणित होती है, जबकि द्वितीय केंद्रक होता है वो 2n होता है। इसका भी ध्यान रखना है कि द्वितीय केंद्रक होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, तो ये द्विगुणित होता है। ये जो द्वितीय केंद्रक है
और एक कोशिका ये है, जबकि इसमें केंद्र कितने हैं? 2। तो 3 कोशिका ये, 3 कोशिका ये और एक ये, कोशिकाएं कितनी हो गई? 7। तो भ्रूण कोश के अंदर कितनी कोशिकाएं होती है? कोशिकाएं होती है 7। केंद्र कितने होते हैं? केंद्रक होते हैं 8। तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाला मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश पाया जाता है। एक गुरु बीजाणु से इसका विकास होता है, इसलिए इसको एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। अब बाद में जब परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया होगी, परागण की क्रिया होने के बाद में परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा, गिरने के बाद परागकण में अंकुरण होगा, काई कोशिका परागनलिका का निर्माण करेगी, फिर जनन कोशिका उसमें से आगे परिवहित होगी और जनन कोशिका है वो 2 नर युग्मकों का निर्माण करेगी। और ये जो 2 नर युग्मक है, एक नर युग्मक आकर इस अंड कोशिका से मिलेगा। किससे मिलेगा? अंड कोशिका से मिलेगा। दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। पहली बार जो नर युग्मक है, जो नर केंद्रक है, वो अंड कोशिका से मिलेगा, पहली बार मिलेगा, इसको प्रथम निषेचन कहा जाता है। और वास्तव में जो अंड कोशिका जो कि एन होती है, नर युग्मक जो कि एन है, ये दोनों मिलकर 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको सत्य निषेचन कहा जाता है। दूसरा जो नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से मिलेगा। जब वो द्वितीय केंद्रक से मिलेगा तो यहाँ पर ये 2n है और नर युग्मक n है, तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। जो त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है वो है जिसको प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र कहते हैं। और उसके बाद में भ्रूण पोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण परिवर्तन के दौरान पोषण का कार्य करता है। तो आपको उसकी गुणिता याद रखनी है। भ्रूण पोष त्रिगुणित होता है। निर्माण कैसे होगा? एक नर युग्मक या नर केंद्रक और दूसरा द्वितीय केंद्रक से। जबकि जो सत्य निषेचन है या जो वास्तविक निषेचन है वो है ये अंड कोशिका, इसके साथ में एक नर युग्मक मिलेगा तो 2n जाइगोट का निर्माण होगा। और जो जाइगोट है उसी से बाद में किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण से बीज और बीज से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह का प्रोसेस हम ये कह सकते हैं कि एक बार निषेचन यहाँ होता है और दूसरी बार निषेचन यहाँ होता है। इस प्रकार 2 बार निषेचन होता है। इस घटना को द्विनिषेचन कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन का पाया जाना आवर्तबीजी या पुष्पीय आवर्तबीजी पौधों का एक विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन का पाया जाना, वैज्ञानिक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से होता है मैंने आपको नॉर्मल या साधारण तरीके से बताने का प्रयास किया। एग्जाम के अंदर यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। यदि गुणिता पूछी जाए तो आपको गुणिता इस तरह से लिखनी है। अब एक कई बार प्रश्न बनता है कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? तो बनते तो 4 है, लेकिन निष्क्रिय हो जाएंगे 3, सक्रिय रहेगा 1। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने परागकण बनेंगे? तो उसमें परागकण कितने बनेंगे? 4, जबकि गुरु बीजाणु कितने बनेंगे? 1। इसका भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो पुष्प है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, पुष्प की संरचना, आवश्यक भाग, सहायक भाग, फिर परागकोश के बारे में बात की, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, भ्रूण पोष, भ्रूण कोश, ये द्विनिषेचन और SG नवास्टिन द्विनिषेचन, ये सामान्य जो रिवीजन है ये करने का प्रयास किया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो नर और मादा युग्मक इनका मिलने से पहले जो परागण का प्रोसेस होता है, परागण प्लस परागण के जो माध्यम है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार आप ये जो शॉर्ट रिवीजन है, ये रिवीजन आपको बार बार सुनना है, क्योंकि आपने कॉपी में काम पहले कर रखा है, आप सीखे समझे हैं पहले। अब आपको ओनली बार बार रिवीजन करने का प्रयास करना है, ताकि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आप बिल्कुल बेझिझक इसको अटेंड कर सके। इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ, नए रिवीजन बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।